बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DTP एनालिटिका। यूक्रेन में जंग जारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फायर किए हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। बाद शहरों में जो बचे खुचे मिलिट्री टारगेट्स थे उनको भी उन्होंने इंगेज किया है और इस तरह यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ी तबाही आज नज़र आ रही है। एक प्रॉक्सी वॉर जो कि अमेरिका और नेटो, मगरबी दुनिया, पूरी यूरोपीय यूनियन वो मिल के एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं रशिया के ख़िलाफ़। और प्रॉक्सी वॉर में हमेशा यही होता है कि जो प्रॉक्सी लड़ाने वाले हैं, जो प्रॉक्सी को फंडिंग कर रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, वो महफूज रहते हैं और जिसकी सरज़मीन पर प्रॉक्सी लड़ी जाती है वो सरज़मीन तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज यूक्रेन के हालात देख के तो बहुत ही अफसोस होता है कि एक बड़ा अच्छा, खूबसूरत, वसी मुल्क आज वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद नज़र आता है। दूसरी तरफ अमेरिका धड़ाधड़ हथियार भेज रहा है। यूक्रेन ने भी उसके लिए अपील की, हथियार मांगे, कहा कि हमें हथियार और गोला बारूद दें। और अमेरिका के जहाज़ वो धड़ाधड़ उठा के वो सामान दिफा का वो पोलैंड में पहुंचा रहे हैं और पोलैंड से फिर ज़मीनी रास्ते के ज़रिए वो यूक्रेन में पहुंचाया जाता है। यूक्रेन के अक्सर बड़े शहर जो हैं उनके बाहर रशियन फ़ौज बैठी है। उनका एक तरह से आप कह लीजिए कि मुकम्मल या पार्शल घेराव किया गया है। चूँकि यूक्रेन की फ़ौज अंदर किला बंद है तो वो काफ़ी मजबूती से, काफ़ी आप कह लीजिए कि तैयारी से बैठी हुई है वहाँ पे। लिहाजा अभी तक रशिया ने कोई भी बड़ा शहर कब्ज़ा नहीं किया सिवाय मारियोपोल के। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब लोग दिफा में बैठे रहते हैं तो एक तो बैठे बैठे जब गोलाबारी ऊपर और मिसाइल फेंके जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिमोरलाइज़ होना शुरू हो जाते हैं, उनके हौसले पस्त होना शुरू हो जाते हैं। उसकी कुछ ना कुछ रमक नज़र आनी शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। और आज ये रमक हमें नज़र आई कि बाज़ जगहों पे, तकरीबन मेरा ख्याल है 2-1 जगहों पे यूक्रेन के सिपाहियों ने काफ़ी बड़ी तादाद में हथियार डाले। जंग में नुकसान तो रशिया का भी बहुत हुआ, लेकिन यूक्रेन का नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है। रशिया का नुकसान ये है कि उसके टैंक वगैरह तबाह हुए हैं, उसके फ़ौज में कैजुअल्टीज़ हुई हैं, काफ़ी मारे गए लोग। लेकिन लोग इधर भी मारे गए हैं, कुछ सिविलियन भी और फ़ौजी भी यूक्रेन में। लेकिन उसके साथ साथ यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंगें, ये सारी तबाह बर्बाद हो गई। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि रशिया ने रिसेंटली कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जो अलार्मिंग है। आपको याद होगा कि शुरू में, इस जंग के शुरू में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उससे सवाल किया एक जर्नलिस्ट ने कि आप ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और अगर ये जंग बिल आखिर एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर गई तो फिर आप पछताएंगे, फिर आप क्या कहेंगे। तो उसने यही कहा था कि वो दुनिया जिसमें रशिया का एहतराम, इज़्ज़त नहीं किया जाता, मुझे उस दुनिया की कोई परवाह नहीं। वहाँ पे एटमी जंग होती है, दुनिया तबाह होती है, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस दुनिया में रशिया की इज़्ज़त होगी तो फिर हम भी इस दुनिया के लिए काम करेंगे। अब ये सूरत हाल आज है, लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ है कि एक तरफ तो व्लादिमीर पुतिन का ये बयान और उसकी एक सोच, एक एडवेंचरस आदमी है, वो न्यूक्लियर वेपन्स को समझता है, जानता है, लेकिन उसके साथ साथ लगता है कि उसको कोई ऐसा खौफ नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन चलाए गए तो फिर क्या होगा, दुनिया किस तरफ जाएगी। आज रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन रखने वाला मुल्क है। यहाँ पे तकरीबन 6000 के करीब इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स या वॉर हेड्स मौजूद हैं। इन्हीं के
फॉरेन मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू देते हुए और बाद में फिर डिफेंस मिनिस्टर ने भी दिया, उसमें उन्होंने कहा कि रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो हम जिस हिसाब से या जिस सोच के तहत न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करना चाहेंगे, और वो जो डॉक्ट्रिन है वो उनका एक तरह का कह लीजिए कि मुसल्लमा डॉक्ट्रिन है। गालिबन हो सकता है कि वो हुकूमत से, पार्लियामेंट से, उसको डोमा से अप्रूव करवाया गया हो, और अगर वो अप्रूव्ड है तो इसका मतलब ये है कि उससे फिर फिरा नहीं जा सकता, हटा नहीं जा सकता। वो ये कहता है कि हमारे डॉक्ट्रिन में ये नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन सिर्फ उसी स्टेट के, उसी रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे जिसके पास ये न्यूक्लियर वेपन होगा। ये किसी के भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उनकी डॉक्यूमेंट कहती है। उसमें डॉक्यूमेंट के जो नाम है उसका, वो डॉक्यूमेंट ऑन डिटरेंस, उसे वो कहता है कि डॉक्यूमेंट ऑन डिटरेंस है। और इस डॉक्यूमेंट में जो क्लियरली इंडिकेट की गई हैं चीज़ें जिनकी बुनियाद पे रशियन फेडरेशन जो है वो ये हथियार इस्तेमाल कर सकती है, उसके चीदा पॉइंट्स में वो ये बताता है कि जो उसके चंद एक जो पॉइंट हैं, उसमें पहली चीज़ ये है कि अगर रशिया के ऊपर कहीं से न्यूक्लियर अटैक होता है तो लाजमन रशिया उसका जवाब देगा न्यूक्लियर वेपन्स के ज़रिए। सो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का पहला असूल। दूसरी वो ये बात करता है कि अगर रशिया के एलाइज़ के ख़िलाफ़ भी अगर कोई मुल्क न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो उस सूरत में भी रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करके जवाब दे सकता है। तीसरा असूल वो ये कहता है कि अगर रशिया का कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज़ें, ऐसा मुल्क के अंदर ऐसा सेटअप, चीज़ें तबाह हो जाएं जिससे कि ये ख़तरा पैदा हो कि रशिया एक रियासत के तौर पे पैरालाइज हो जाएगा, काम नहीं कर सकेगी ये रियासत मुकम्मल तौर पे, तो तब भी रशिया जो है वो अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। चौथी चीज़ जो उसने बताई कि अगर कोई मुल्क रशिया के ख़िलाफ़ एग्रेशन करे या उसके एलाइज़ के ख़िलाफ़ एग्रेशन करे तो उससे अगर मुल्क की बका ख़तरे में आ जाए, यानी इसमें ज़रूरी नहीं कि बका ख़तरे में आई इसलिए कि आपके दुश्मन मुल्क ने आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया। वो ये कहता है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कन्वेंशनल सिस्टम के ज़रिए, मिसाल के तौर पे अगर नेटो वगैरह ये 10-15 मुल्क मिल के बहुत बड़ी आर्मी लेकर रशिया पे चढ़ दौड़ते हैं और रशिया को कन्वेंशनल वेपन्स की इस्तेमाल के बावजूद एक शिकस्त का सामना है, तो उस सूरत में वो कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके, बावजूद इसके कि दूसरी तरफ से न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, हम इस्तेमाल करके उस सिचुएशन को वापस अपने मुफाद में हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसने ये भी बताया, उसने कहा कि हमारा एक क़ुव्वत इरादी, डिटर्मिनेशन, हमारा इरादा इस चीज़ पे मजबूत है कि हमने अपने मुल्क की सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, यानी उसकी ख़ुद मुख्तारी जो है वो हर हालत में हमने उसका दिफा करना है उसके लिए। और जैसे वही मैंने कहा कि पुतिन ने जो ज़बान इस्तेमाल की कि वो वक्त अगर जहाँ पे कि रशिया की इज़्ज़त ना हो तो इस दुनिया के तबाह होने में उनको कोई परेशानी नहीं है। सो वो ये कह रहा है कि रिस्पांस जो है हमारी इसी तरह होगी। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसी किस्म के बयानात दिए और उसने कहा कि फौरी तौर पे तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं कि ताकि हम यूक्रेन में जंग लड़ सकें। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद लगता ये है कि अगर रशिया किसी स्टेज पे कामयाब नहीं होता तो हो सकता है कि वो इस्तेमाल करे न्यूक्लियर वेपन भी। सो न्यूक्लियर, दूसरी तरफ ये है कि आप देखिए कि नेटो के पास भी बहुत न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, फ्रांस और बरतानिया और अमेरिका, लेकिन इन्होंने कोई न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने की थ्रेट नहीं दी। और ये जंग को सारा प्रॉक्सी वॉर अपनी जो है इसको इकोनॉमिक सैंक्शंस या आप कह लीजिए कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह की डिलीवरी और इसी तरह फॉल्स इंफॉर्मेशन जो फैलाते हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, उसके ज़रिए, यानी 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए वो इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। सो नेचुरली इन हालात में वो महफूज हैं, सारे नेटो के कंट्रीज़ अपनी जगहों पे महफूज बैठे हैं, इनको तबाह बर्बाद करवाया जा रहा है यूक्रेन को।
और रशिया का भी नुकसान हुआ, लेकिन रशिया चूँकि एक अग्रेसर है, एक अटैकर है, वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए कोशिश रहेगा और उस असना में यूक्रेन की मज़ीद तबाही होती रहेगी। इन्हीं हक़ाइक़ को पहले दिन से हम ये कहते रहे कि यूक्रेन को ये सोचना चाहिए कि जब आपके इत्तेहादी आपकी मदद को नहीं आ रहे और वो सिर्फ दूर दराज से आपको कुछ हथियार, कुछ पैसा, कुछ चीज़ें दे देते हैं या रशिया पे सैंक्शंस लगाते हैं, तो रशिया पे सैंक्शन से रशिया की बेशक इकॉनमी कमज़ोर हो, लेकिन यूक्रेन को क्या मिला? यूक्रेन में तो सिर्फ तबाही। सो अब लगता ये है कि कुछ सोच वहाँ पे इम्प्रूव कर रही है। और आज की ख़बर के तहत ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने रशिया को पैगाम दिया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम न्यूट्रलिटी पे बात करने के लिए आपसे तैयार हैं। न्यूट्रलिटी की जो मिसाल है वो फ़िनलैंड वगैरह की बड़ी मिसाल दी जाती है और रशिया के सदर भी उसकी मिसाल देते हैं। और उसकी कंडीशंस अगर होंगी तो उसमें फिर ना तो आप फ़ौज रख सकते हैं, बड़ी लिमिटेड फ़ौज होगी, ना ही आप न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, बहुत थोड़े हथियार होंगे, और फिर आपको एक गारंटी होगी कि आप किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये वो चीज़ है, अगर वो इस पे राज़ी हो जाते हैं तो फिर उस सूरत में हो सकता है कि रशियन एग्रेशन ख़त्म हो और यूक्रेन के ये जो मुसीबत के दिन हैं वो भी ख़त्म हो जाएं साथ, क्योंकि इस वक्त पे तो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ से रेफ्यूजीज़ निकल रहे हैं। बच्चे भी कुछ सुना है कि मारे गए हैं, ये उनकी इत्तला के मुताबिक अगर वो सच है तो 130 या 133 के करीब वो कहते हैं जी बच्चे भी मारे गए हैं, ख़वातीन, ये वो सिविलियन कैजुअल्टीज़ में। तो ये सारा कुछ जो हुआ है इससे बचने के लिए, अपने मुल्क को तबाही से बचाने के लिए जो अब बात की जा रही है, अगर ये मुज़ाकरात में ये तय हो गया न्यूट्रलिटी का सिलसिला, तो फिर हो सकता है कि मज़ीद तबाही से यूक्रेन को बचाया जा सके। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।